हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि एआई एजेंट्स कैसे काम करते हैं। जैसा आपको पता होगा कि एआई आजकल काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रहा है, ये काफ़ी सारे काम कर रहा है। लोग इसे राइटिंग में यूज़ कर रहे हैं, लोग इसे क्रिएटिव चीज़ें बनाने में यूज़ कर रहे हैं। एक नया फ्रंटियर जो डेवलप हुआ है वो है एआई एजेंट्स। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एआई एजेंट्स होते क्या हैं। आप एआई एजेंट्स को ऐसे मान के चलिए, ये कुछ स्पेशलाइज एजेंट्स हैं जिनको स्पेशल प्रॉपर्टी दी गई है, जिससे ये बहुत सारे काम उसको स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। जैसे कि समझिए कि आपको किसी ड्रीम वेकेशन पे जाना है और आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे प्लान करूँ, कहाँ कहाँ रुकूंगा, कहाँ वहाँ रुक के कहाँ स्टे करूँगा, वहाँ क्या खाऊंगा, कितना बजट होगा। तो इस चीज़ के लिए हम एआई एजेंट यूज़ करते हैं। एक एजेंट जैसे मान लीजिए मैंने एक एआई एजेंट नाम बनाया संदीप। इसका काम सिर्फ सिंपल सा ये होगा कि अलग अलग जगह पे जाके ये पता करेगा कि इस जगह पर कहाँ कहाँ सबसे चीप स्टे हैं, जहाँ पर मैं जहाँ आराम से रहा जा सकता है, किस जगह पे सबसे अच्छी एक्टिविटीज़ करने के लिए है, क्या खाने की जगह है। ये उसका काम होगा। तो वो एआई एजेंट इस पे कैसे करेगा, मान लीजिए मैंने एक एआई एजेंट बनाया संदीप, उसको मैंने कुछ फंक्शंस दे दिए। अब एक फंक्शन हो सकता है जस्ट कि आप अच्छे अच्छे खाने की जगह ढूंढिए। एक फंक्शन हो सकता है अच्छी अच्छी रहने की जगह ढूंढिए। एक हो सकता है अच्छी अच्छी फ्लाइट्स या फिर होटल की अवेलेबिलिटी ढूंढिए। तो ये सब जितने फंक्शंस हैं, इस हिसाब से अब वो अलग अलग चीज़ें कर सकता है बेस्ड ऑन द सिचुएशन, और वो प्लान कर सकता है। यानी काम को प्लान करेगा कि हाँ ये चीज़ें मुझे करनी है, उसके लिए मुझे ये चीज़ें क्यूरी करनी है, ये चीज़ें मुझे अचीव करनी है। और फिर एक मेन एजेंट होगा जो देखेगा, पूरे काम को सुपरवाइज करेगा जैसे मैनेजर की तरह, कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ, तो अच्छे से हुआ कि नहीं, अगर फिर से करने की ज़रूरत है कि नहीं। इस तरह से एक एआई एजेंट एक काम को और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाता है, उसको तोड़ के, उसको अलग अलग चीज़ों में बांट कर। अब आता है कि एआई एजेंट जो हम यहाँ यूज़ करेंगे, वहाँ हम एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे लैंग्राफ। लैंग्राफ हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एआई एजेंट जब काम करता है तो वो एक रूट से काम करता है, एक प्लान करता है, एक उसका एक रूटीन होता है, एक उसका वर्क फ्लो होता है। वो वर्क फ्लो बनाने के लिए हम लैंग्राफ यूज़, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, क्रू है, लैंग्राफ है, लामा इंडेक्स भी है। बट लैंग्राफ बेसिकली ग्राफ बनाएगा उसी रूट का, उस रूट का कि कौन सा रूट, उसे कौन सा रास्ता उस एजेंट को लेना है। तो लेट से सपोज कीजिए कि यहाँ पर संदीप को देखना है कि अलग अलग जगह पर कैसे वो सबसे ऑप्टिमाइज आइटिनरी प्लान कर सकता है। तो हर जगह पे जाके, हर जगह जहाँ आप जाना चाहते हैं उसको एक नोड बनाएगा। फिर जहाँ जहाँ आप एक एक जगह से जैसे ही दूसरी जगह आज जाते हैं, मान लीजिए फ्लाइट के उसके कनेक्शन देखने हैं, तो वो उसके एजेस हो जाएंगे। और उसके बाद वो देखेगा कि अच्छा इन जगहों पे जाने की सबसे अच्छा रास्ता ये है। जैसे उसने 3 रास्ते निकाले कि आपको यहाँ दिल्ली से बैंगलोर जाना है, फिर मुंबई जाना है। तो उसने रास्ता निकाला, अच्छा दिल्ली से बैंगलोर जाया जा सकता है, फिर मुंबई जाया जा सकता है, फिर वापस दिल्ली जा सकता है। दूसरा रास्ता हो सकता है कि दिल्ली से आप मुंबई जाएँ, फिर बैंगलोर आएँ, वापस दिल्ली आएँ। तो देखिएगा अच्छा इस रूट पे सबसे कम प्राइस है, तो मैं ये वाला रूट बुक कराता हूँ। इस तरह से एक एजेंट अलग-अलग ऑप्शंस ट्राई करके फिर आपको बताएगा सबसे अच्छा कौन-सा है। तो इस केस में भी हम एक आप लाइव कोडिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ एक एआई एजेंट कैसे काम करता है लैंग्राफ में। आई होप ये आपको काफ़ी यूज़फुल लगेगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपनी लाइव कोडिंग। इससे पहले मैं कंटेक्स्ट दे दूँ, यहाँ पर मैंने एक डॉक्यूमेंट दिया है विच इज़ ऑन प्रोवाइडिंग इमीडिएट केयर। जैसे कि आज को आपको पता होगा कि मेंटल हेल्थ आजकल काफ़ी ज़्यादा इश्यूज बढ़ गए हैं, उसके लिए कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो ये एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि ऐसी सिचुएशंस में हाउ कैन यू हेल्प समवन एल्स हु इज एक्सपीरियंसिंग सम डिस्ट्रेस। तो इसी के लिए ये डॉक्यूमेंट, जो मेन डॉक्यूमेंट है, ये हमारा डॉक्यूमेंट होगा जिससे आंसर फेच करके आंसर करेगा। ठीक है, तो बेसिकली डॉक्यूमेंट इसके बारे में है कि हाउ यू कैन हेल्प अदर्स हु इज एक्सपीरियंसिंग सम इमोशनल डिस्ट्रेस। तो चलिए आज हम लैंग्राफ के कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जुपिटर नोटबुक खोल लिया है। इसमें सबसे पहले मैं अपनी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लूँगा। तो जो जो मुझे लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है वो मैं यहाँ पे डालता रहूँगा। ठीक है, आप इसमें एक स्पेसिफाइड वर्जन भी दे सकते हैं, जो भी आपको देना है। ठीक है, तो ये हमने सारी लाइब्रेरीज यहाँ पर इंपोर्ट कर दी हैं। ठीक है, अब इसमें कई बार होता है कि जो पाई ग्राफ फिज है, बेसिकली इसको हम यूज़ करते हैं जो हमने ग्राफ बनाया है उसको विजुअलाइज करने के लिए। उसमें कई बार दिक्कत आती है, तो उसके लिए हम एक अलग से कमांड लिखेंगे जो एप्ट, एक दूसरा कमांड होता है पिप की जगह, उसको यूज़ करके हम इसे स्टॉप। तो हमने दूसरा कमांड भी यहाँ लिख दिया है, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। अच्छा, तो ये अभी हमसे पूछ रहा है कि आपको कौन से इन्वायरमेंट में सेटअप करना है। कभी भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट होना चाहिए।
अगर वो इन्वायरमेंट नहीं है तो क्या होता है कि वो सिस्टम की जो मेन पाथ है, उस इन्वायरमेंट है जो बेस इन्वायरमेंट है, उसी में सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर देगा। इससे स्पेस की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, डिपेंडेंसी के इश्यूज आ सकते हैं कि एक इन्वायरमेंट में आप दूसरा पाइथन का वर्जन यूज़ कर रहे हैं, बट दूसरे प्रोजेक्ट में आपको दूसरा पाइथन का वर्जन चाहिए। उसको रिजॉल्व करने के लिए हम एक नया इन्वायरमेंट बनाते हैं। ठीक है, नया इन्वायरमेंट बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। नया इन्वायरमेंट बनाने का तरीका क्या है? कॉन्डा क्रिएट, मैं यहाँ कॉन्डा यूज़ कर रहा हूँ, माइनस माइनस नेम, लेट से नया इन्वायरमेंट का नाम मैं देता हूँ एआई एजेंट। मैं यहाँ पाइथन का वर्जन भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे यूज़ करना है पाइथन वर्जन 3.9, तो मैं यहाँ लिख दूंगा पाइथन 3.9। अब ये वाला वर्जन जो है इस इन्वायरमेंट में क्रिएट करके हमें दे देगा। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, कॉन्डा एक्टिवेट करके इन्वायरमेंट एक्टिवेट करना है, फिर इसमें हम जो भी अपना काम करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये सारी लाइब्रेरीज जो हैं, ये सारी लाइब्रेरीज इसे इंस्टॉल कर रहा है यहाँ पर, और फिर इसने खुद ही कमांड दे दिया कि अगर आपको इसे एक्टिवेट करना है तो आप जस्ट डालिए कॉन्डा एक्टिवेट एआई एजेंट। जैसे ही आप ये डालेंगे, ये नया जो है इन्वायरमेंट ये एक्टिवेट हो गया। अब आप इसमें जो भी इंस्टॉल करेंगे लाइब्रेरीज, वो सिर्फ इस इन्वायरमेंट में होगी। और अगर आपको ये इस इन्वायरमेंट को डिलीट करना है तो वो भी बहुत आसान है। आप सबसे पहले कीजिए कॉन्डा डीएक्टिवेट, हमेशा जब प्रोजेक्ट ओवर हो जाए तो हमें इन्वायरमेंट को डीएक्टिवेट कर देना चाहिए। अब हम डालेंगे कॉन्डा रिमूव माइनस माइनस नेम एआई एजेंट। जैसे ही हमें डालेंगे, okay, it's showing what error, conda value no package name supplied. Okay, let's see what are the available environments right now. Okay, so AI agent is there in env. Okay, let's see why it's not getting deleted. conda deleted हो गया है, conda remove minus minus name agent. Okay, अब ये जिसने जो कमांड दिया है कॉन्डा रिमूव माइनस एन एआई एजेंट माइनस माइनस ऑल, जो भी है इस इन्वायरमेंट में वी आर डिलीटिंग एवरीथिंग। अब देख सकते हैं हमारा इन्वायरमेंट डिलीट हो गया है। हम एक्टिवेट करेंगे एक इन्वायरमेंट जो हमने पहले से बना रखा है, जिसमें सारी चीज़ें लोडेड हैं, जो है हमारा एजेंट लाइब्रेरी। अब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। हमसे पूछ रहा है कर्नल, जिसने स्टार्ट में पूछा था कि कौन से एजेंट इन्वायरमेंट को आपको यूज़ करना है। तो मैं यहाँ जो हमने इन्वायरमेंट अभी बनाया है उसे ही अप्लाई कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही कमांड हमने रन करने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। सबसे पहले हम टाइपिंग से कुछ कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर लेंगे। ये खुद ही ऑटो सजेशन दे रहा है, बट हमें सब कुछ नहीं चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने टाइपिंग से टाइप डिक्ट, लिस्ट, यूनियन और एनोटेटर को इंपोर्ट कर लिया है। टाइप डिक्ट एक स्पेशल टाइप ऑफ डिक्शनरी होती है, जो कुछ डिक्शनरी जब हम डिफाइन करते हैं, डिक्शनरी यूज़ करते हैं, तब हम इस लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं टाइप डिक्ट। लिस्ट इज जस्ट लिस्ट। यूनियन मीन्स की जो वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं, इट कैन टेक एनी ऑफ दो वैल्यूज विच आर बीइंग यूज्ड इन द प्रोग्राम। एनोटेटेड बस एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जब हम टाइप हिंटिंग करते हैं। ओके, अब हम लैंग चेन लैंग ग्राफ मॉड्यूल से दो जो मेन एक्शन स्टेप्स हैं उन्हें इंपोर्ट कर लेते हैं। एजेंट एजेंट एक्शन और एजेंट फिनिश, ये लैंग चेन अंडरस्कोर कोर डॉट एजेंट्स में है। यस, तो हम लैंग चेन अंडरस्कोर कोर डॉट एजेंट से इंपोर्ट करेंगे एजेंट एक्शन और एजेंट फिनिश। एजेंट एक्शन और एजेंट फिनिश बेसिकली ये बता रहे हैं कौन से स्टेट्स हैं जो एजेंट ले सकता है। ये एक्शन भी हो सकता है, ये फिनिश भी हो सकता है। ऑब्वियसली फिनिश विल बी कॉल्ड जब पूरा एक्शन खत्म हो जाएगा। एजेंट एक्शन के अलग स्टेट्स होते हैं, स्टार्ट, इंटरमीडिएट, एंड। ओके,
ओके, अब हम इंपोर्ट करते हैं ऑपरेटर को। वो इंपोर्ट करते हैं ऑपरेटर को। अब हम क्या करेंगे, एक क्लास डिफाइन करेंगे जिसे हम कहेंगे क्लास एजेंट स्टेट, जिसका सिर्फ एक काम होगा, एक इनपुट लेना यूजर से, एक आउटपुट प्रोड्यूस करना और इंटरमीडिएट स्टेप्स देना। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, सॉरी क्या, क्लास एजेंट स्टेट टाइप डिट, ओके, वी हैव आर इनपुट जो हम चाहते हैं कि एक स्ट्रिंग हो, ठीक है, वी हैव आर आउटपुट जो हम चाहते हैं कि अगेन एक स्ट्रिंग हो, इनपुट जो एक स्ट्रिंग हो, उसके बाद हम चाहेंगे आउटपुट के लिए एक वेरिएबल, लेट्स कॉल देम एजेंट आउट, जो एक यूनियन होना चाहिए तीन चीज़ों का, या तो वो एजेंट एक्शन में है, ओके, या जैसे हमने यहाँ दिखाया, या तो एजेंट अपना एक्शन ख़त्म कर चुका है, या नन, नन मतलब कुछ नहीं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, या वो कोई वैल्यू नहीं ले रहा है, तब हमने एजेंट एक्शन, एजेंट फिनिश और नन से हम यहाँ पे इसे डिनोट कर देंगे। लास्ट होगा हमारा इंटरमीडिएट स्टेप्स, ये देखने के लिए कि क्या रीजनिंग यूज़ की एलएलएम एजेंट ने, ठीक है। यहाँ पे यूज़ करेंगे हम एनोटेटेड, जो हमने अभी जस्ट इंपोर्ट किया था, एनोटेटेड, इसके अंदर हम उसे एक लिस्ट सप्लाई करेंगे, लिस्ट क्या होगा, एक टपल होगा। बेसिकली टपल दो चीज़ें होती हैं, एक तो इसमें कि क्या एक्शन एजेंट ले रहा है, ठीक है, इसके साथ एक एसोसिएटेड एजेंट एक्शन कि क्या क्या एक्शन लेना है, और वो उसके साथ एक स्ट्रिंग वैल्यू। ऑपरेटर डॉट ऐड बता रहा है कि जो भी ऑपरेशन लेना है, जैसे कि मैंने आपको ट्रैवल का एग्जांपल दिया था, उन सारे ऑपरेशन को ऐड कर दो। लेट से पहला ऑपरेशन है कि सर्च करो कौन कौन सी फ़्लाइट्स हैं अवेलेबल, दूसरा है कि उनमें से उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ बेस्ड ऑन प्राइस, और फिर उसमें से देखो कि कौन सा सबसे सस्ता है। तो दिस जितने भी इंटरमीडिएट ऑपरेशन हैं उनको ऐड करेगा ये ऑपरेटर डॉट ऐड यहाँ पर, ओके। तो हम इसको रन कर देते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि सही से ये रन हो गया है। अब अगला स्टेप आता है जो मैंने बताया था कि डेटा से फेच करना आंसर। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को कहते हैं रैग। रैग होता है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, सॉरी रिट्रीवल की स्पेलिंग गलत है, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। रैग का मतलब होता है कि जब आप कोई सोर्स डॉक्यूमेंट दें तो उसकी इमेडिक्स क्रिएट करके उससे वो फेच करे। अब फेच करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है रैग जो लामा इंडेक्स या लैंगचेन यूज़ करता है, जिसमें आप इमेडिंग्स बनाते हैं, फिर जो इनपुट क्यूरी आई उसको इमेडिंग्स में करते हैं। इमेडिंग्स क्या होते हैं, दे आर जस्ट नंबर्स, कि आपने उसको किसी इनकोडिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कुछ नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। और अब कोसाइन सिमिलैरिटी से यानी बेसिकली देख रहे हैं कि वो जो नंबर आपने कन्वर्ट किया जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटाबेस के नंबर से कितना पास है, जितना ज़्यादा पास है, जैसे कैट है तो कैट लायन से ज़्यादा पास होगा, डॉग से ज़्यादा दूर होगा, क्योंकि कैट और लायन एक ही फैमिली में, उसी उसी को कहते हैं इम्बेडिंग्स, ठीक है। इसमें मैं और डिटेल में भी जाऊँगा आगे की क्लासेस में, इम्बेडिंग्स क्या होती हैं, एनएलपी कैसे इम्बेडिंग पे काम करता है, ठीक है। बट अभी के लिए इतना समझ लेते हैं कि सिमिलैरिटी से ये काम करता है, कि हमने इनपुट क्यूरी दी तो कौन सी चीज़ थी जो डॉक्यूमेंट में जो उससे पास थी। जैसे हम वो करते हैं जब हम पैराग्राफ सॉल्व करते हैं, तो पैराग्राफ सॉल्व करते हैं हम देखते हैं ना वो लाइन कहाँ आई थी मेन मेन पैराग्राफ में, उसी के आसपास आंसर होगा। रैग भी बेसिकली यही करता है, लैंगचेन या लामा इंडेक्स। एक नया तरीका निकला है ग्राफ रैग। ग्राफ रैग होता है कि उस डॉक्यूमेंट को वो एक ग्राफ में कन्वर्ट कर देगा जिसमें नोड्स और रिलेशनशिप्स होंगे। उसमें हम भी बाद में डिटेल में जाएंगे ग्राफ रैग कैसे काम करता है और कैसे ये अच्छा है ट्रेडिशनल रैग से इन सम सिनारियोज। बट अभी के लिए हम लामा इंडेक्स यूज़ करेंगे। लामा इंडेक्स यूज़ करके मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट पे आप इंडिपेंडेंटली रैग कैसे कर सकते हैं। लेट जस्ट गेट स्टार्टेड। फ्रॉम लामा इंडेक्स डॉट कोर, इसकी थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन अभी चेंज हुआ है, ठीक है। हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे वेक्टर स्टोरेज इंडेक्स। बेसिकली बहुत सारे वेक्टर स्टोरेजेस आप
सॉरी, ये मैं हमेशा स्मॉल से स्टार्ट कर देता हूँ। वेक्टर स्टोर इंडेक्स। अब ये है क्या? तो बेसिकली जब भी हमें डेटा स्टोर करना होता है उसके काफ़ी सारे डेटाबेसेस हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऑप्शन है, क्रोमा डीबी, पाइनकोन, क्वाड्रेंट। देर आर मल्टीपल इंडेक्सेस इन वेक्टर स्टोर्स डेटाबेस अवेलेबल जिसमें हम इसे स्टोर कर सकते हैं। मैं यहाँ आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ जो काफ़ी कॉमन है। ओके, फैस भी है, बहुत सारे इसमें है ऑप्शंस। बेसिकली ये स्टोरेज के लिए यूज़ होता है कि आप उसकी इमेजिंग्स को कहाँ स्टोर करना चाहते हैं। अब हमें फाइल्स रीड करने के लिए जो इसका सबसे लामा इंडेक्स का बेसिक डायरेक्टरी रीडर है वो है सिंपल डायरेक्टरी रीडर। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अब हम इंपोर्ट करेंगे स्टोरेज कंटेक्स्ट को। बेसिकली ये स्टोरेज जब रिट्रीव करेंगे हम, मतलब क्यूरी तो हमने दे दिया उसको एलएलएम को, बट वो आंसर रिट्रीव भी करेगा अपने उससे डेटाबेस जहाँ से स्टोर किया है, वहाँ यूज़ होता है स्टोरेज कंटेक्स्ट। एक और जो फंक्शन यूज़ होता है वो है लोड इंडेक्स फ्रॉम स्टोरेज। अब हमने चारों लाइब्रेरीज स्टोर कर ली हैं। अब हम बाकी लाइब्रेरीज को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे OS। ये सब हमें काम आएगा जब हम इन्वायरमेंट की वेरिएबल्स को लोड करेंगे। वो भी मैं बताऊंगा क्या होता है, क्यों हम env कीज os.path import लॉगिंग। बेसिकली देखने के लिए कोई एरर वेरर तो नहीं आ रहा है। अब हम यूज़ करेंगे एक स्पेशलाइज लाइब्रेरी इन्वॉल्व। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ओपन एआई की जैसे मान लीजिए अगर हम लामा इंडेक्स या लैंगचेन में यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप कोई ओपन एआई का कोई भी ओपन एआई मतलब जो चैट जीपीटी जिससे बनाए उसका आप एपीआई की यूज़ कर रहे हैं, तो हमेशा एपीआई की कभी भी हार्ड कोड नहीं करना चाहिए। यानी आप ऐसा कभी नहीं लिखेंगे कि ओपन एपीआई की इज इक्वल्स टू SK कुछ 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 जो भी की है। क्यों? क्योंकि कोई ये लीक हो सकता है, कोई और इसको पढ़ के उसको मिस यूज़ कर सकता है, आपका कोटा लिमिट ख़त्म हो सकता है। तो इसका तरीका हमने क्या निकाला है, OS डॉट गेट ENV। बेसिकली इन्वायरमेंट से लोड करो जो भी ओपन एआई की है, जो भी ओपन एआई की है वो इन्वायरमेंट से यहाँ लोड कर दो, तो आपको यही चीज़ इन्वायरमेंट से मिल जाएगी। इसका तरीका बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, यहीं पे एक डॉट ENV फाइल बनानी है। ठीक है, ये डॉट ENV फाइल बनाने के लिए आपको कुछ नहीं, यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल बनाना है। यहाँ पर आप डॉट ENV डाल दीजिए। ठीक है, जैसे मैं डॉट ENV1 डाल देता हूँ। यहाँ पर आप अपना ओपन एआई की जो भी आपकी एपीआई की है, ठीक है, उसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए। वो कुछ इस फॉर्म में होगी SK कुछ कुछ, या प्रोजेक्ट समथिंग समथिंग। इसी तरह ही लैंगचेन की भी ओपन एआई की आपको मिलेगी, वो भी आप यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल बन गया। ठीक है, अब इसको हम लोड कैसे करेंगे? इसको लोड करने का तरीका है, एक फाइल है डॉट ENV, पाइथन डॉट ENV। इसको हम यहाँ यूज़ करेंगे। तरीका बहुत सिंपल है इसका भी। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक ENV फाइल है यहाँ पर। ओके, मैं डालूँगा फ्रॉम डॉट ENV इंपोर्ट करिए दो लाइब्रेरीज को। क्या? एक तो फाइंड डॉट ENV, ठीक है, फाइंड अंडरस्कोर डॉट ENV, और लोड अंडरस्कोर डॉट ENV। दोनों के फंक्शंस में बता देता हूँ। फाइंड डॉट ENV क्या करता है, ये देखता है कि इस डायरेक्टरी में जहाँ आपने फाइल सेव की है कोई ENV डॉट ENV फाइल अवेलेबल है। अगर है तो इसको फाइंड करके स्टोर कर लेगा। लोड डॉट ENV उस फाइल को लोड कर देगा, यानी उस इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को आपके सेशन में लोड कर देगा। यानी कि बेसिकली आप एपीआई की एक्सेस कर सकते हैं। लोड डॉट ENV, इसके अंदर हम देंगे उसको पाथ। पाथ कौन फाइंड करेगा? फाइंड डॉट ENV।
ओके, तो फाइंड डॉट ई एन वी ने पाथ फाइंड किया, ठीक है, ऑटो सजेशन रिजेक्ट कर रहे हैं। फाइंड डॉट ई एन वी ने पाथ फाइंड किया और लोड डॉट ई एन वी से लोड कर दिया। बट क्योंकि एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है बेसिकली ट्रू और फॉल्स, अगर इसे मिला इट विल पार्सिंग ई एन वी फाइल, यानी एक ई एन वी फाइल को लोड करेगा और जितने भी वेरिएबल इसे इन्वायरमेंट वेरिएबल मिले, यानी डॉट ई एन वी फाइल में जितने भी वेरिएबल्स मिले उसे लोड कर लेगा, ठीक है। और क्योंकि हमें उसे ट्रू और फॉल्स का यहाँ पे नीडेड नहीं है, तो हम इसे प्लेस होल्डर वेरिएबल में लोड कर देंगे। बेसिकली ये प्लेस होल्डर वेरिएबल है कि जिसमें हमें वैल्यू स्टोर नहीं करनी, तो इसलिए हम यहाँ पे अंडरस्कोर डाल के इसे छोड़ देते हैं। अगर हमें स्टोर करनी होती तो मैं इसे किसी वेरिएबल में भी लोड कर सकता था, जैसे कि ये आंसर, कि आंसर ट्रू है या फॉल्स है। बट यहाँ क्योंकि हमें नहीं स्टोर करना तो हम इसे खाली छोड़ देते हैं। अब हमें ये एन फाइल्स लोड करनी है तो वो उसका तरीका वैसा ही है, ओपन ए पी आई की इक्वल्स टू ओ एस डॉट गेट ई एन वी ओपन ए पी आई की। ओके, उसी तरह लैंगचिन की भी की को लोड कर, तो ये हमारा पूरा जो फंक्शन है वो लोड हो गया। देख सकते हैं कि 0 सेकंड में सारी चीज़ें लोड हो चुकी हैं। ओके, अब हम लामा इंडेक्स, सबसे पहले हमारा पहला स्टेप होगा कि डेटा क्या है, क्या डेटा हम इसे दे रहे हैं। तो वो डेटा देने के लिए मैंने यहाँ डेटा फोल्डर में एक सैम्पल डेटा डॉट टी एच टी फाइल से डेटा लोड कर दिया है। इसमें बताया गया कि इमीडिएट केयर क्या होता है, कोई अगर मेंटल हेल्थ इशू से डील कर रहा है तो उसे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या क्या उसे नहीं करना चाहिए, कौन कौन स्टेप्स आप ले सकते हैं, ये सब इस डेटा में दिया हुआ है। तो इस डेटा को हम सबसे पहले लोड कर लेंगे। लोड करने का कमांड बहुत सिंपल है, विथ ओपन जो भी आपका पाथ है और जो भी आपका मोड है, मोड रीडिंग आर भी होता है, रीडिंग होता है, रीडिंग बाइनरी भी होता है, राइट होता है अगर आपको क्रिएट करनी है फाइल। उसके बाद आप लिखेंगे एज फाइल डेटा इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड, यानी आपने इसे रीड कर लिया, ओके, डॉट स्ट्रिप। डॉट स्ट्रिप मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल फाइल थी, जो डेटा मैंने यहाँ पर ओरिजिनल डेटा था, इसमें काफ़ी न्यू लाइन्स हैं, न्यू लाइन्स का ब्रेक है, वो हटाने के लिए हम यहाँ पर न्यू स्ट्रिप कर रहे हैं। अगर आपकी फाइल एक जैसी टेक्स्ट फाइल है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अब पाथ भी हमें लेना है, तो पाथ के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, सैम्पल डेटा पे राइट क्लिक करके कॉपी रिलेटिव पाथ डाल के यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, इसको कर देते हैं हम अंडरस्कोर में, सॉरी कॉमा में। तो ओपन लैंग्राफ डेटा, ये इसको डेटा मिल गया, यहाँ से फाइल मिल गया, डेटा में ये स्टोर भी हो गया। इसको रन, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एरर आया है। एरर ये आया है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो यहाँ पे हमारी फाइल और डायरेक्टरी है लैंग्राफ की, इसके ऊपर डेटा है और ये दोनों है लैंग्राफ फोल्डर में, तो हमें लैंग्राफ की यहाँ ज़रूरत नहीं है। दिस शुड वर्क, हाँ ये काम कर गया है। बेसिकली जो मैंने रिलेटिव पाथ कॉपी किया था इसमें लैंग्राफ भी इंक्लूड हुआ था, पर चूंकि दोनों ही एक ही फोल्डर के अंदर है इसलिए लैंग्राफ की यहाँ ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट डेटा स्लैश सैम्पल डेटा डॉट टी एक्स टी पाथ डाल के भी ये लोड हो जाएगी फाइल। एक बार इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, तो देखिए इसने पूरा डेटा जो था, व्हाट इज़ इमीडिएट केयर, कैसे प्रोवाइड किया जाता है, कौन कौन कर सकता है, ये ट्रंकेटेड है। यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर में भी खोल के हम इसे पूरा अच्छे से देख सकते हैं कि जो भी डेटा था वो सब इसने यहाँ पर बता दिया, क्या क्या नहीं करना चाहिए, सब इसने यहाँ पे पूरा डेटा यहाँ पे डिस्प्ले लोड कर लिया है। अब आते हैं हम एक्चुअल रैग इम्प्लीमेंटेशन पे। ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। इसमें यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि लामा इंडेक्स जो काफ़ी अच्छे से इंडेक्स करता है और इसकी फंक्शनैलिटी भी काफ़ी अच्छी है, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं रैग के लिए। तो सबसे पहले मैं एक फ़ंक्शन क्रिएट करूँगा, ओके, डिफाइन फंक्शन का नाम मैं लामा इंडेक्स ही दे देता हूँ, ओके, या लामा इंडेक्स रैग दे देता हूँ। अब एक लामा इंडेक्स रैग की इनपुट पैरामीटर क्या होगा, कोई स्ट्रिंग होगी कि मान लीजिए यूज़र ने कुछ डाला कि ये मुझे कैसे करूँ, इसका मुझे कुछ एडवाइस दीजिए, तो वो जो इनपुट आएगा वो एक स्ट्रिंग होगी, जिसे मैं यहाँ लिख देता हूँ क्यूरी। इसे कहते हैं टाइप हिंटिंग।
आप पहले से फंक्शन को बता रहे हैं कि कौन सा एक्सपेक्टेड टाइप ये वेरिएबल लेगा, इसे कहते हैं टाइप हिंटिंग। ओके, मैं लिख देता हूँ टाइप हिंटिंग। ठीक है, ये हमारा फंक्शन बन गया। अब हम सबसे पहले लोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स को। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए हमने, आपको याद होगा हमने यहाँ क्या यूज़ किया था। अभी मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ ताकि स्क्रॉल करने में आसानी हो। हमने यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ किया था सिंपल डायरेक्टरी रीडर। ये क्या करता है, ये रीड करता है डॉक्यूमेंट्स को, सिर्फ टीएक्सटी फाइल नहीं, आप पीडीएफ बहुत तरह की फाइल्स यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल डायरेक्टरी रीडर यहाँ से सेम हम यहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंपल डायरेक्टरी रीडर, इसके आर्गुमेंट्स क्या हैं, इसको इनपुट की डायरेक्टरी चाहिए, इनपुट फाइल्स चाहिए, बस दो चीज़ें चाहिए इसे। तो हमारे यहाँ हमने अभी जस्ट यहाँ पे डेटा में इसे लोड किया था, तो हम इसे यहाँ लिख दें। तो हम यहाँ लिखेंगे डेटा डॉट लोड अंडरस्कोर डेटा। ओके, इसको हम क्या करते हैं, साथ में चेक भी करते रहते हैं कैसा ये हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर एक प्रिंट डॉक्यूमेंट्स करके कर देता हूँ। बेसिकली इसका सिर्फ काम है, इस फंक्शन को जब मैं कॉल करूँगा ये डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करेगा, इसको इस हमारे डेटा को लोड करके जो भी डॉक्यूमेंट्स इसने अंदर इंडेक्सिंग की है, यानी इसको जिस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है उसको ये हमें दिखा देगा। तो मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ लामा इंडेक्स रैग। ओके, और मैं डालता हूँ क्यूरी में लेट्स से हाई। पहले मैं इसको बना लेता हूँ, तो देखिए पूरा ही चल गया। अब मैं इसको कॉल करता हूँ, तो देखिए इसने प्रिंट किया है डॉक्यूमेंट्स को। तो डॉक्यूमेंट की देखिए एक डॉक्यूमेंट आईडी है यहाँ पर, वेडिंग्स, फिर और मेटा डेटा। तो तीन चीज़ें लोड करता है। पहला तो डॉक्यूमेंट की आईडी, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट का अगर आप उसको तोड़ेंगे, जैसे किताब होती है तो उसका एक पेज नंबर होता है जिससे हम पता करते हैं कि अच्छा इस पेज नंबर पे ये चीज़ है। उसी तरह जब डॉक्यूमेंट्स को कोई भी लामा इंडेक्स या लैंगचेन पढ़ता है तो उसकी वो एक आईडी जनरेट करता है। वो आईडी सबसे पहला कंपोनेंट होता है इसका। फिर होती है उसकी इम्बेडिंग्स, यानी किस जिस फॉर्म में उसने उसे स्टोर किया है। यहाँ पे क्योंकि हमने एम्बेडिंग्स अभी अभी नहीं बनाई है इसलिए एम्बेडिंग नन है। और मेटा डेटा, मेटा डेटा बताता है कि अच्छा इस फाइल पाथ से हमें ये चीज़ मिली है। ओके, फाइल नेम किस टाइप की है, फाइल साइज़ क्या है, किस दिन बनी थी, जो भी इसका एडिशनल मेटा डेटा है वो सब इसने यहाँ पे स्टोर कर लिया है। ठीक है, ये बस मैं आपको चेक करने के लिए बता रहा हूँ, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में इसकी ज़रूरत नहीं है। हम डॉक्यूमेंट्स लोड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे इसकी इंडेक्सिंग, यानी किताब के पेज नंबरिंग करना। उसको हम बोलेंगे इंडेक्स इक्वल्स टू, अब हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे यहाँ पर, जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था सबसे पहला फंक्शन जो मैंने बताया था, एक मिनट, हाँ, वेक्टर स्टोर इंडेक्स। ये हम यहाँ यूज़ करेंगे वेक्टर स्टोर इंडेक्स। इसका एक फंक्शन है फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट से हम जो भी हमने डॉक्यूमेंट से जो नीचे आप देख रहे हैं बनाया, इसको यहाँ पर हम इंडेक्सिंग में डाल देंगे। ठीक है, अब अगर आप इसको प्रिंट करते हैं, लेट्स से हम इंडेक्स भी प्रिंट करके दिखाते हैं आपको। अब अगर मैं ये फंक्शन लोड करता हूँ फिर से और इसको रन करता हूँ, तो अभी इसकी इंडेक्सिंग कर रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम ले। तो हमने जब इनपुट दिया तो देखिए इसका इंडेक्स इसने प्रिंट किया, इसका टाइप, ये लामा इंडेक्स के अंदर इंडेक्सेस वेक्टर स्टोर है, तो वेक्टर स्टोर में इसने इंडेक्सेस को स्टोर कर लिया है। ओके, तो हमने यहाँ इनपुट दिया तो इंडेक्स यहाँ पर देखिए प्रिंट हो गया है, यहाँ पे लामा इंडेक्स डॉट कोर इंडेक्स डॉट वेक्टर स्टोर इंडेक्स। अब हर बार क्या हमें चाहिए कि जब भी हम इसे रन करें, क्या हम हर बार चाहिए कि इंडेक्सिंग करें सेम ही डॉक्यूमेंट का, तो हमें ऐसा तो चाहिए नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इंडेक्स को परमानेंटली स्टोर कर लेंगे एक स्टोरेज करके एक फोल्डर में। तो मैं यहाँ पर एक परसिस्ट डायरेक्टरी करके एक डायरेक्टरी बना देता हूँ, परसिस्ट डायरेक्टरी। इसका मैं नाम दे देता हूँ लेट्स से स्टोरेज। इसका नाम दे दिया मैंने स्टोरेज। अब मैं क्या करूँगा कि अगर ये नहीं एग्जिस्ट करता है, यानी इफ़ नॉट os डॉट पाथ
ये नहीं एग्जिस्ट करता है, os.path.exists, अगर ये नहीं एग्जिस्ट करता है persist डायरेक्टरी, इफ नॉट os.path.exists, then you do these steps, you load, create that index. ये मैंने मैक में कमांड प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट यूज़ करके किया है, ये जस्ट इंडेंटेशन के लिए यूज़ होता है. इफ दिस डज नॉट, persist डायरेक्टरी नहीं एग्जिस्ट करती, तब ये डॉक्यूमेंट्स को लोड करेगा, फिर उसकी इंडेक्सिंग करेगा, फिर उस इंडेक्स करके ऐसा आउटपुट वो निकाल के देगा आपको. ओके ठीक है, और फिर उसे स्टोर करेगा परमानेंटली. इसके लिए हमने एक यहाँ पे यूज़ किया था इनिशियली फंक्शन लोड इंडेक्स फ्रॉम स्टोरेज, राइट, और स्टोरेज कंटेक्स्ट, इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. तो हम लिखेंगे इंडेक्स डॉट स्टोरेज कंटेक्स्ट डॉट परसिस्ट, और इसके अंदर हम स्पेसिफाई कर देंगे कौन सी डायरेक्टरी हमें चाहिए. persist dir इक्वल्स टू, हमने जो अभी यहाँ पे डॉट स्टोरेज फोल्डर बनाया है, क्योंकि मैं मेरे प्रोग्राम पहले रन कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे स्टोरेज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है. अगर मैं इसे डिलीट कर दूँ यहाँ से, तो ये वापस पूरा स्टोरेज फिर से बनाएगा स्क्रैच से. ओके, बट अगर ये नहीं एग्जिस्ट करती है तब क्या, मान लीजिए अभी जैसे मैं फिर से रन कर रहा हूँ, ये स्टोरेज एग्जिस्ट करता है, तब हमें सिर्फ इंडेक्स स्टोर करना है अपने जो स्टोरेज फोल्डर से. स्टोरेज फोल्डर में देख लीजिए कुछ इसने जेसन फाइल्स बनाई हैं, यानी कि अलग अलग को इंडेक्स करके एक न्यूमेरिकल फॉर्मेट में इसने, अगर मैं मान लीजिए खोल के दिखाता हूँ आपको, तो देखिए इसने इंडेक्स स्टोर में यहाँ पे अलग अलग नंबर से स्टोर किया है. जो भी देखिए ये है एम्बेडिंग्स, हर वर्ड को तोड़ा गया अलग अलग नंबर्स में, ताकि, क्योंकि वर्ड्स को स्टोर करना मुश्किल है बट नंबर्स को स्टोर करना आसान है. ये पूरी एम्बेडिंग फाइल है. इसी की सिमिलैरिटी से ये पता करेगा कि कहाँ पे जो क्यूरी आ रही है, कौन सा पोर्शन सबसे ज़्यादा इसके पास है. ओके, अगर ये है तो हम क्या करेंगे, लोड करेंगे. कैसे करेंगे, हम करेंगे स्टोरेज कंटेक्स्ट, फिर हम यूज़ करेंगे जो हमने इनिशियली लाइब्रेरी मैंने अभी बताई थी, स्टोरेज कंटेक्स्ट. यस, ओके, इसके अंदर एक फंक्शन है फ्रॉम डिफ़ॉल्ट, फॉल्ट्स. ओके, और यहाँ पर ये क्या मांग रहा है, बेस्ड ऑन, यहाँ पे भी मैं यही चीज़ लिख दूंगा, परसिस्ट डायरेक्टरी इज इक्वल्स टू persist dir. ओके, तो ये मेरा स्टोरेज कंटेक्स्ट यहाँ से पूरा का पूरा लोड हो गया है. स्टोरेज कंटेक्स्ट फ्रॉम डिफॉल्ट डायरेक्टरी मैंने इसे स्पेसिफाई कर दी. अब मुझे बस इंडेक्स लोड करना है. उसका तरीका इंडेक्स, सॉरी स्मॉल में होगा, इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स डॉट इंडेक्स इक्वल्स टू, ये जो फंक्शन हमने इनिशियली बनाया था, लोड इंडेक्स फ्रॉम स्टोरेज और ये जो स्टोरेज कंटेक्स्ट हमने अभी बनाया है, जस्ट अभी हमने जो बनाया है, ये हम इसे पास कर देंगे. स्टोरेज कंटेक्स्ट बेसिकली कर क्या रहा है, ये लाइंस ये कह रही है कि अगर तो आपका ये स्टोरेज फोल्डर प्रेजेंट है जिसमें सारी स्टोरेज हो चुकी है, तब तो आप उसको बस स्टोरेज कंटेक्स्ट में लोड कर लो यहाँ से, और वहाँ से आप इंडेक्स उठा लो, यहाँ से इंडेक्स लोड कर लो इस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोल्डर से. बट अगर नहीं है तो आप फिर से डॉक्यूमेंट लोड करो, इंडेक्सिंग करो, और फिर उसे परसिस्ट यानी उसको सेव करो इस स्टोरेज फोल्डर में. ये फंक्शन बस अभी इतना ही कर रहा है. ओके, अब आते हैं मेन इम्प्लीमेंटेशन पे, यानी कि जब कोई क्यूरी आएगी तो ये कैसे रिस्पॉन्ड करेगा. तो उसके लिए जो हम बनाएंगे वो यूज़ करते हैं, वो करते हैं हम क्यूरी इंजन. बेसिकली क्यूरी इंजन इज जस्ट अ नेम जो हमने ये दिया है कि जब कोई इनपुट क्यूरी आएगी तो उसको हम कैसे फैसिलिटेट करेंगे उसके आंसर को. यहाँ मैं उसको लिख देता हूँ, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, एज क्यूरी इंजन
मैं इंडेक्स जो मैंने अभी बनाया था यहाँ पर, ये या फिर यहाँ पे, इसको एस क्यूरी इंजन जो फंक्शन इसका प्री बिल्ट फंक्शन है इसे यहाँ अटैच कर दिया। यानी अब क्यूरी इंजन को आप जैसे ही कुछ देंगे, क्यूरी इंजन डॉट क्यूरी करके कोई भी इनपुट देंगे तो वो आंसर देगा बेस्ड ऑन कोसाइन सिमिलैरिटी। अब इसी में अगर मान लीजिए आपको एक और एडवांस कंसेप्ट है कि आपको टॉप 2 डॉक्यूमेंट्स निकालने हैं जो इस इनपुट क्यूरी के पास है, तो उसका तरीका होता है सिमिलैरिटी टॉप के इक्वल्स टू 2। आप इसे 2 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, जितना आप रखेंगे उस, जैसा अगर 5 रखा है तो ये टॉप 5 डॉक्यूमेंट्स निकालेगा जो उसको जो इनपुट क्यूरी है उसके पास मिली। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, उसके कॉम्प्रिहेंशन का आंसर निकाल रहे हैं। अब जो क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ऐसी, उस क्वेश्चन से रिलेटेड 5 बार ऐसी बातें कही गई हैं कहीं पैराग्राफ में। अगर आप उन पाँचों को निकालना चाहते हैं तब आप यूज़ करेंगे सिमिलैरिटी टॉप के इक्वल्स टू 5। अगर आप चाहते हैं नहीं, केवल 2 जगह जहाँ मेनली वो बात कही गई है वही है, तो आप रखेंगे ये वैल्यू यहाँ 2। अगर आप बिल्कुल नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ही करे, तो आप इसको हटा भी सकते हैं। अब आएगा मेन रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स के लिए मैंने जैसे बताया था क्या करना है, हमें क्यूरी इंजन पे एक क्यूरी लगा के आपका जो भी इनपुट है आप यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन क्यूरी एक्सेप्ट कर ही रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा जो प्री लोडेड वैल्यू है क्यूरी। ओके, इसको मैं क्यूरी की जगह क्वेश्चन कर देता हूँ ताकि आपको आराम से समझ आए। हाँ, तो रिस्पॉन्स है क्यूरी इंजन डॉट क्यूरी, जिसका प्री बिल्ट डिफाइंड फंक्शन है। इसमें मैंने इनपुट डाल दिया है, तो मैं अब यहाँ पे करूँगा सिर्फ प्रिंट रेस्पॉन्स। प्रिंट रेस्पॉन्स, और क्योंकि ये फंक्शन है तो ये रिटर्न भी करेगा इसी को, तो मैं इसको कर देता हूँ रिटर्न रेस्पॉन्स। बट रेस्पॉन्स सेफ्टी पर्पसेस के लिए मैं इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ, ताकि अगर ये कोई और भी है आउटपुट तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर हमें आउटपुट दे दे। अब मैं इसको देता हूँ अपना ओरिजिनल क्वेश्चन लामा इंडेक्स रैक को। से मैं पूछता हूँ व्हाट इज इमीडिएट के। ओके, हमें दोनों जगह प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है तो मैं प्रिंट हटा देता हूँ क्योंकि रिटर्न कर ही रहा है ये। अब मैं इसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या ये आउटपुट देता है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे डाला व्हाट इज इमीडिएट केयर, आंसर आ गया इमीडिएट केयर इज अ ह्यूमन सपोर्टिव रिस्पॉन्स। जो भी पूरा आंसर था इसने मुझे अच्छे से आउटपुट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स आया है यहाँ पर, इमीडिएट केयर इज अ ह्यूमन सपोर्टिव response to individual experiencing distress, aiming to provide immediate help until professional assistance is available or crisis is resolved. अब हम क्या करेंगे, अपना मेन जो हमारा जो डॉक्यूमेंट था उसको खोलते हैं। व्हाट इज इमीडिएट केयर, इट इज़ अ ह्यूमन सपोर्टिव रिस्पॉन्स टू इंडिविजुअल एक्सपीरियंसिंग डिस्ट्रेस। सेम चीज़ जो हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट में दी है। अब हम कुछ डॉक्यूमेंट के एंड से देखते हैं, लेट्स से डोंट्स क्या है। डू नॉट प्रेशर, डू नॉट इंटरप्ट, डू नॉट गिव अनरियलिस्टिक एश्योरेंसेस, डू नॉट गिव फॉल्स प्रॉमिसेस। तो मैं डालूंगा व्हाट आर डोंट्स इन, सेम में what are don'ts in providing immediate care, what are don'ts in providing immediate care. Okay, do not interrupt, trust the story, do not give assurances, false assurances, simple and realistic, do not give false promises. तो देखिए इसने यहाँ पे यही जो हमने यहाँ पे दिया था डेटा, इसी से हमें आंसर निकाल के दे दिया है। तो ये था लामा इंडेक्स का पूरा मॉड्यूल। तो ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में इस पूरे ग्राफ स्ट्रक्चर को हम कंप्लीट करेंगे, जहाँ पे हम इसमें नोड्स डिफाइन करेंगे, एजेस डिफाइन करेंगे, फंक्शंस बिल्ड करेंगे और इसमें और भी चीज़ें जोड़ेंगे। थैंक यू। और अगर आपको इससे कुछ भी प्रॉब्लम आती है लामा इंडेक्स समझने में या पूरे लैंग ग्राफ को समझने में, तो प्लीज़ कमेंट्स में डालिए, आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व देम। और ये रेपो भी पब्लिकली अवेलेबल है, जिससे आप ट्राई मैं पब्लिकली अवेलेबल कर दूंगा इसका लिंक, जिससे आप खुद ट्राई कर सकते हैं।